तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 3 माह में दोनों सूबों में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब और केपी को 3 तारीख के खत में तजवीज़ करेगा। गवर्नर पंजाब और केपी पोलिंग डे की हतमी तारीख का फैसला करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन अपनी यानी तारीख की मुनफरिद किस्म की ख़तो किताबत करने जा रहा है, क्योंकि रूल्स में तो जो कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को जो है वो ख़त लिखेगा और इस ख़त में जो है वो बाकायदा तौर पर जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई है इस पर जो इंतखाबात होने हैं उससे मुतल्लिक 3 जो तारीखें हैं वो तजवीज़ करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कबल अज़ वक्त असम्बली की तहलील के वक्त जो है वो आइनी तौर पर पाबंद है कि वो 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात कराए। और इस ज़मन में जो ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर फैसला किया कि अब वो गवर्नर केपी और गवर्नर पंजाब को जो है वो ख़त लिखेंगे। 3 तारीखें जो है पोलिंग डे के लिए तजवीज़ की जाएंगी। ताम खत्मी पोलिंग डे कौन सा होगा इसके अख्तियार जो है वो गवर्नर जो पंजाब है और गवर्नर जो केपी है उनके पास होगा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जो दीगर तैयारियाँ हैं इसके साथ वो भी जो है वो इस वक्त जारी है। और इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबात के लिए जो है वो दोबारा यानी जो अदलिया है और उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है और जो रिटर्निंग अफसरान है उनकी खिदमात जो है वो हासिल करेगा। ज़राए के मुताबिक जो गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस से सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मुलाकात हुई, उसमें भी ये मामला जो है वो ज़ेर गौर आया, क्योंकि बड़ी तादाद में रिटर्निंग और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है उनकी तादाद जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और इसके ज़मन में ये फैसला किया गया है कि उनको तैनात किया जाएगा। और इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर जो दोनों यानी अदलिया और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी के सरबराहान है उनको जो है वो ख़त लिखेगा और उसमें उनसे जो है फहरिस्तें तलब करेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन को जो DROs और ROs के लिए फहरिस्तें मिल जाएंगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन इन अफसरान की जो है वो ट्रेनिंग शुरू कर देगा। ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। फिर वकार, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि निगरान वज़ीर आला के लिए अभी तक अपोजिशन या हुकूमत की जानिब से कोई नाम मौसूल नहीं हुआ। अपना आईनी किरदार अदा कर दिया, कौम का वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत किए। गवर्नर केपी का मजीद क्या कहना है जानते नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील से, जो इस वक्त गवर्नर गुलाम अली खान के साथ मौजूद हैं। जी आमिर जमील, बताइएगा कि गवर्नर केपी का क्या कहना है। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला की जानिब से समरी भेजी थी उस पर गैर मुतवक्का तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। मेरे साथ गवर्नर साहब मौजूद है, मैं चाहूँगा इनसे भी हम बात कर सकें और ये जान सकें कि अब आइंदा सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे। पोजीशन जमातों की जानिब से कोई नाम आपकी तरफ आए हैं या कुछ इस किस्म के सेटअप के हवाले से हमें थोड़ी सी तफसीलात से आगाह करें। देखिए, गवर्नर बेसित गवर्नर चूँकि वज़ीर आला साहब ने एडवाइस भेजी थी और आइन के आर्टिकल के मुताबिक ये ख़ुद ब खुद 48 घंटे में डिज़ाल होती थी, तो मैंने क्या कौम का मज़ीद वक्त क्यों ज़ाया करे। कहीं बार कहा था कि देखिए असम्बली जो है और डिज़ोल्व करने के लिए तोड़ने के लिए नहीं, इसमें पूरे सूबे के अवामी नुमाइंदे MPs साहिबान अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं और ये तोड़ने की बातें छोड़ दो, जोड़ने की बातें करो। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से एक कल्चर डेवलप हो रहा है कि शाइस्तगी का ख़ात्मा, तोड़ने की बातें, मुल्क और कौम को मतलब ऐसी हालात पैदा करें कि उनको मज़ीद नुकसान पहुँचे। और इस मुल्क के यकजहती पर यकीन रखने वाले अभी ये सोचेंगे कि ये सारे हालात ये किसने पैदा किए और किस एजेंडे पर लोग काम कर रहे हैं और मुल्क और कौम को क्यों नुकसान पहुंचाने पर तले हुए हैं। और कभी उधर से इस्तीफ़ा, कभी इधर से इस्तीफ़ा, कभी असम्बली तोड़, कभी शाइस्तगी का ख़ात्मा, अक़दार का ख़ात्मा। तो इसके लिए ठीक है, बस कौम एक फ़ैसला कर लेगी और उम्मीद कौम जो भी फ़ैसला करेगी सोच समझ के करेगी। तो PDM के हवाले से और इसी तरीके से दीगर जो पार्टियों के हवाले से कोई नामों पर आपकी मुशावरत हो रही है? नहीं, मेरा ये तो बस चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर का काम है। शुक्रिया जी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली हमारे साथ है और उनके कहने के मुताबिक अभी तक उन्हें अपोजिशन जमातों या हुकूमती जमातों की जानिब से कोई नाम नहीं मिले। उनका जो आइनी काम था वो उन्होंने पूरा किया है। जी।
पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी आज से काम शुरू करेगी। गुज़िश्ता रात गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय की नाकामी के बाद मामला स्पीकर को भिजवा दिया था। हुकूमती इत्तेहाद ने पार्लिमानी कमेटी के लिए मियाँ असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां बख्त के नाम स्पीकर को भिजवाए हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मलिक अहमद खान, खलील ताहिर सिंधु, राना मसूद का नाम दिए जाने का इम्कान है। पार्लिमानी कमेटी फैसला न कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। मोहसिन रजा नकवी आला तालीम याफ्ता सीनियर सहाफ़ी हैं और एक मीडिया ग्रुप के मालिक हैं। वो CNN से भी वाबस्ता रहे। इनकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून के तजवीज़ करदा मोहसिन रजा नकवी लाहौर में पैदा हुए। मोहसिन रजा नकवी ने इब्तदाई तालीम क्रिस्टियन मॉडल स्कूल से हासिल की। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी ज़ेरे तालीम रहे और फिर आला तालीम के लिए अमरीका चले गए। रियासत मियामी में क़याम के दौरान मोहसिन रजा नकवी अमरीका के बड़े मीडिया इदारे CNN से वाबस्ता हो गए। आला तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापसी पर भी मोहसिन नकवी ने CNN की नुमाइंदगी जारी रखी और बतौर रीजनल हेड जिम्मेदारियां निभाते रहे। परवेज मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के दौरान अपनी जानदार रिपोर्टिंग से मोहसिन नकवी ने आलमी सतह पर खूब नाम कमाया। मोहसिन रजा नकवी ने 30 साल की उम्र में 2009 में लोकल मीडिया चैनल सिटी 42 की बुनियाद रखी। मोहसिन नकवी की क़यादत में कायम मीडिया हाउस अब 6 न्यूज चैनल और 1 अखबार चला रहा है। पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल हैं। मुल्क की तमाम सरकर्दा सियासी शख्सियात से इनके मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। मोहसिन रजा नकवी ने अपनी जिंदगी में हमेशा मुश्किल रास्तों का इंतखाब किया और मुश्किल टास्क को आसानी में बदलकर कामयाबी के जीने तय किए। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट आहद चीमा को भी निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद किया है। आहद चीमा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ग्रेड 20 के ऑफिसर रहे। उन्होंने पंजाब को बनाने संवारने में अहम किरदार अदा किया। आहद चीमा का ताल्लुक पंजाब के ज़िला हाफिजाबाद से है। वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ग्रेड 20 के ऑफिसर थे। उनका ताल्लुक DMG ग्रुप से था। 2008 में जब शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला बने तो उन्होंने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के खुद इंटरव्यू किए और अपनी टीम बनाई। आहद चीमा भी उनकी टीम के सरकर्दा रुकन थे। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के दिनों में अदवार में वो अहम ओहदों पर फाइज रहे। शहबाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर फरवरी 2018 में आहद चीमा को नैब ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर 2 मुकदमा चलाए गए। वो ऐसे पहले अफसर हैं जिनकी 3 साल की सर्विस जेल में गुजरी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट की क़यादत संभालने की तैयारी शुरू कर दी। फरवरी के पहले हफ्ते में चेयरमैन PTI सड़कों पर होंगे। आपको बताएं कि मुल्क के सियासी मंजरनामे के पेश नज़र इमरान खान ने वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। इमरान खान चंद रोज़ में पंजाब और KP के लिए इंतखाबी मुहिम के मामलात को भी हतमी शक्ल देंगे। इमरान खान फरवरी के पहले हफ्ते सड़कों पर आने को तैयार हैं, जबकि इमरान खान टांग का प्लास्टर उतरते ही सियासी सरगर्मियों की बराह रास्त फील्ड में क़यादत संभालेंगे। इमरान खान पंजाब और KP में इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। इमरान खान ने पार्टी के साथ आइंदा स्ट्रीट मूवमेंट का लाहे अमल तय करने के लिए इजलास तलब कर लिए हैं। तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, चेयरमैन, PAC और पार्लिमानी लीडर का मामला। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से राब्ते का फैसला है। 35 इस्तीफे मंजूर होने के बावजूद तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली से राबता करेगी। नुमाइंदा ख़ुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, बताएगा क्या फैसला किया गया है PTI की जानिब से? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज भी मुशावरत की है और उसके बाद ये तय किया गया है कि कल जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से आज राब्ता करेगी। इस हवाले से चीफ विप जो है आमद डोगर और परवेज खटक दोनों को टास्क दिया गया है कि वो आज राजा परवेज अशरफ से राब्ता करें और अगर वो दस्तयाब हों तो उनकी दस्तयाबी के मुताबिक उनसे जाकर मुलाकात की जाए। PTI जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उनके सामने 3
عہدوں का मुतालबा सामने रखेगी। और PTI का कहना है कि 35 इस्तीफे मंजूर होने के बावजूद इस वक्त ऐवान में जो है वो PTI सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, इसलिए अपोजिशन लीडर का अहदा जो है वो PTI को दिया जाए और राजा परवेज अशरफ जो राजा रियाज हैं उनको डी नोटिफाई करके PTI जिनको नामजद करे उसे अपोजिशन लीडर नामजद किया जाए। दूसरा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चूँकि अपोजिशन को मिलना होता है तो इसलिए वहाँ पर जो है वो भी PTI ने अपना हक जो है वो समझती है, इसलिए उसकी भी इस्तदा की जाएगी कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तहरीक इंसाफ में से किसी रुकन को जो है वो नामजद करें जिसका नाम इमरान खान दे। पार्लिमानी लीडर का जो नोटिफिकेशन है उसके हवाले से भी PTI चाहती है कि PTI का पार्लिमानी लीडर जो है वो ऐवान में हो जो इमरान खान का नॉमिनी हो, ना कि उन 20 मुनहरफ अरकान में से। तो इस वक्त जो देखा जाए तो जो PTI के 20 से 21 मुनहरफ अरकान हैं, ये तीनों ओहदे उनके पास हैं। राजा रियाज अपोजिशन लीडर है, नूर आलम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और इसी तरह पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी मुनहरफ अरकान के पास है। तो PTI इन तीनों ओहदों के हसूल के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता करने जा रही है और आज राब्ता करके उनसे मुलाकात का वक्त किया जाएगा, मुलाकात का वक्त मांगा जाएगा। आपने अपडेट किया लियाकत अंसारी, आपका शुक्रिया। पंजाब में बल्दियात के तमाम इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के सपुर्द कर दिए। पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का गजट नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब ने कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद अहकाम जारी किए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान मलिक से। इमरान, इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के सपुर्द कर दिए गए हैं, मजीद आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चूंकि ब्यूरोक्रेसी के स्पोर्ट्स पहले 2019 के कानून के मुताबिक ये अख्तियार थे। अब गवर्नर पंजाब ने सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का बाकायदा तौर पर गजट नोटिफिकेशन गवर्नर जारी कर दिया है। इस वाले से कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद ये गजट नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम दिए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत एडमिनिस्ट्रेटर्स बाहर किए गए हैं। इस वाले से बल्दियात के तमाम तर अख्तियार ब्यूरोक्रेसी के स्पोर्ट कर दिए गए हैं। सूबे की 11 मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन का सरबराह कमिश्नर होंगे, जबकि सेमी अर्बन इलाकों की 11 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के सरबराह डिप्टी कमिश्नर और देहाती इलाकों के 30 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी डिप्टी कमिश्नर ही होंगे। इसी तरह यूनियन काउंसिल के सरबराह मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट होंगे। सूबे के बल्दियाती निजाम को चलाने के लिए नए एडमिनिस्ट्रेटर्स का गजट नोटिफिकेशन 2022 के मुताबिक जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 33 अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत बहाल कर दी। इनमें 8 सेनेटर समेत 25 अरकान कौमी असम्बली शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने सालाना माली गोशवारों की तफसीलात जमा करवाने पर इन अरकान की रुकनियत बहाल की है। जिन अरकान की रुकनियत बहाल की गई हैं उनमें सेनेटर शौकत तरीन, ताज हैदर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, एहसन इकबाल, तारिक बशीर चीमा, इसरार तरीन और नवीद कमर भी शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि कराची बल्दियाती इंतखाबात को 3 दिन गुजर गए लेकिन इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट ना मिल सका। किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर ने सुबह इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल रिजल्ट जमा नहीं करवाया। मुकम्मल रिजल्ट ना आने की वजह से रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें आने लगीं। जी हाँ, आपको बताएं कि कराची बल्दियाती इंतखाबात को 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट ना मिला। किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर ने सुबह इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल रिजल्ट जमा नहीं कराया। मुकम्मल रिजल्ट ना आने की वजह से रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें आने लगी हैं। रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स 23 जनवरी तक मुकम्मल रिजल्ट देने के पाबंद हैं। इसी हवाले से मजीद जाने के अपने नुमाइंदे लियाकत राना से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। देखें, 15 जनवरी को होने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शन को आज 3 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक सूबाई इलेक्शन कमीशन को एक भी हल्के का सरकारी तौर पर मुकम्मल रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के जराये से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि रिजल्ट एक तो बड़ा पेचीदा मामला है, मैनुअल है, उसकी वजह से भी डिले हुआ। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेशतर हारने वाले उम्मीदवारों ने रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी हैं। किसी की आज तारीख है, किसी की कल है। इस तरह जो डिले हो रहा है अभी, इसलिए अभी तक किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर ने या DRO ने, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने फाइनली कोई रिजल्ट सूबाई इलेक्शन कमीशन को अरसाल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि 23 जनवरी तक तमाम जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो रिटर्निंग अफसरान हैं, वो हतमी रिजल्ट सूबाई इलेक्शन कमीशन को देने के पाबंद हैं। उसके बाद 23 जनवरी तक वक्त दिया गया है। बहुत शुक्रिया, लियाकत राना हमारे साथ मौजूद थे। रूस से सस्ता खाम तेल और LNG खरीदारी का मामला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा जो 20 जनवरी तक जारी रहेगा। जी हाँ, ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान बुज़रा की सतह पर मुज़ाकरात कल होंगे। रूस की माहिरीन की सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुँच चुका है जबकि रूसी वज़ीर तवानाई आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर डिवेन अयाज सादिक करेंगे जबकि रूसी वफ़द की नुमाइंदगी रूसी वज़ीर तवानाई करेंगे। मुज़ाकरात में रूस से सस्ता खाम तेल, पेट्रोल और डीजल समेत LNG की खरीदारी पर भी बात होगी।
रूस और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त पेशावर ले चलेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस सूबे के अवाम के, इन नौजवानों के, माओ बे हर मकातब फ़िक्र के कि ये 2 दिन सोचेंगे क्या हुआ। तो मैंने तो रात को 1:15 बजे फ़ोन मेरे ADC साहब ने किया कि भाई हम समरी आपके पास ला रहे हैं। तो उधर जिसको भी फ़ोन मिला सुन भी रहे हैं, तो उन्हें कि अभी तो कोई भी नहीं है, हम किस तरह, हमने कि भाई वक्त ज़ाया नहीं करे। तो इसलिए फिर सुबह सहन करके उनको 9:15 बजे भेज दी ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। पहले भी 8-9 महीने जिस तरह ज़ाया हुए हैं, आप पूरे मुल्क के अवाम इसके गवाह हैं। और मैं ये नहीं चाहता था, मैंने तो एक से ज़्यादा बार कहा कि देखिए आप असम्बली जो है ये टूटने की बातें छोड़ दो, इसको जोड़ने की बातें करो। और आपस में हमारे सूबे के रवायात है, इसके कुछ अक़दार है। अगर कुछ असम्बली में अपोजिशन से नहीं मिलता, बड़ों से नहीं मिलता, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करता, इस मेरे अपने लान में हेलीकॉप्टर से उतर कर, ये 12 सेकंड का रास्ता है सामने, उधर एज़े वज़ीर आला हाँ नहीं सकता। तो अगर सुबह में इतनी नफ़रत फैलाएंगे तो उसके लिए तो मेरा ख्याल इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और ये कौम फैसला करेगी कि इस मुल्क को इस नच पर किसने पहुंचाया, ये मुल्क क्यों इसके 6-7 महीने मुसलसल ज़ाया किए गए। और आप ख़ुद देख लें, चूँकि मैं एक आईनी पोस्ट पर हूँ तो मैं वो बातें नहीं करूँगा, लेकिन दिल में दर्द रखता हूँ कि इनको बार बार कहा। कल भी मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी में गया और यही बयान दिया था कि भाई ये आपस में बैठ जाएं, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अब इनसे अपील करता हूँ, वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी, कि आप वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें। और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय थे एक नाम पे ये मुतफ़िक हो जाएंगे ताकि ये मसला आगे चल पड़े। क्योंकि हमारे मुल्क में इक़्तिसादी, माशी, सियासी ये बहरानों को ख़त्म करना चाहिए। और इसमें मेन रोल अब आवाम ने अदा करना है कि यार इस मुल्क में जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये सोचे किस एजेंडे पे कर रहे हैं, क्यों मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों मुसलसल बहराने पैदा करने की एक कोशिश हो रही है। तो ये इंशाअल्लाह ताला आवाम फैसला करेगी। और एक सूबे के अवाम ने तो कुछ फैसला कर दिया और अभी बाकी ये 2 सूबे पंजाब और KPK इधर भी फैसला आ जाएगा। आपकी क्या राय है? दुरानी की जानिब से वज़ीर आला के बारे में कहा गया कि उन्होंने मुझे पैगाम भेजा है कि असम्बली की तहलील रोकनी है तो आप मेरी मदद करें, जबकि वज़ीर आला की जानिब से कल बहुत सख्त बयान आया इस बारे में कि हमने कोई रब्ता नहीं किया अशरफ खान दुरानी के साथ और हम यही साबित कर रहे हैं कि हम असम्बली मूव करें गवर्नर को। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो दोनों से पूछे एक दूसरे से, मुझे क्या आपकी क्या राय है? जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई हैं, जो सीटें खाली हो गई हैं, जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं पे इलेक्शन होने चाहिए या आपके ख्याल में जनरल इलेक्शंस अब हो जाए? देखिए, ख्वाहिश अलग चीज़ है। ये मुल्क एक आइन के तहत चल रहा है और उस आइन में सब कुछ लिखा है। अगर असम्बली डिज़ाल्व होगी तो इसके इंतखाबात 5 साल के लिए होंगे, और अगर कोई इस्तीफ़ा दे तो बाकी मुद्दत जो रह गई उसके लिए होगा। तो ख्वाहिश और आइन ये 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो हमने आइन के तहत, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आइन के तहत यहाँ गवर्नर हूँ, वरना फिर आप तो बहुत है, आप आके इधर बैठ जाएंगे। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइए, आपसे पहले जब यहाँ पर दूसरे साहब गवर्नर थे तो उनके पार्टी का ये विजन था कि इस गवर्नर हाउस के तमाम दीवारें गिराएंगे। आप बड़े अवामी हैं, बच्चों को भी यहाँ पर लेके आए, कभी तलबा के साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो क्या आप उस विजन की तकमील खुद नहीं करेंगे कि दीवार हटाकर लोग कहेंगे कि देखो वो गवर्नर साहब बैठे हैं धूप में? देखिए, मैं इस पे तबसरा नहीं करता हूँ, लेकिन उसने उस जमात ने जो बात की है उसका उल्ट, वो हम 4वीं 5वीं पढ़ते थे ना कि ज़मीन तो उल्टा क्या है, आसमान, आग, पानी। उसने कि इस्तीफ़ा दूंगा तो नहीं दूंगा, नहीं जाऊंगा असम्बली तो जाऊंगा। ये आप आज देखो ना, आप लड़ रहे हैं ना, तो इस चीज़ें हमने, मैं एक अवामी शाहिद, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे 32 गवर्नर मुझसे पहले शाहिद गुजरे हैं,
32 के 32 में से कोई भी आवाम के पास नहीं गया जब यहाँ से निकले। और मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो 2 मिनट बाद मैं किस्साखानी के बिजनेसमैनों के साथ बैठूँगा, चैम्बर में बैठूँगा, आवाम के पास जाऊँगा, तो मैं आवाम पर, ताजरों पर, सनतकारों पर, वकला पर, डॉक्टरों पर और इस यतीम बच्चों पर ये चीज़ें बंद नहीं करता हूँ। आज आप मेरे साथ जाएँ, काफ़ी बच्चों ने कहा आज बच्चों ने कहा कि मेरे वालिद ने ये मैं हैरान रह गया। तो मतलब ये है कि ये अब जाएंगे तो फिर यही वालिद को कहेंगे कि भाई टक टक टक। अच्छा गवर्नर साहब ये बताएं कि निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत हो जाएगी या जो इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा? देखिए अब तो ये उस दोनों का इम्तिहान है। मैंने अपना इम्तिहान पूरा कर दिया, पेपर दे दिया। हाँ, और आप देखें ये गूंगियों से पूछो, आपके सामने कह देगा। इस तरह चीखें मार रहे थे। तो ये देखो इनका भी हक है। आज मैंने इनको बुलाया, 2000 बच्चे हैं। मैंने वो दीवार गिराने की बात, दीवार मैंने गिराई, एज ए डिस्ट्रिक्ट नाज़िम मैंने दीवार गिराई थी और पेशावर के आवाम के लिए रोड खोला था। और उन्होंने कहा अवामी करूँगा। उसके 4 सालों में उसके अपने MPA चीफ ऑफ कुमराट MPA उसने किया। 17 महीनों से मैंने एप्लीकेशन भेजी थी कि मुझे मुलाकात का वक्त दो, नहीं दिया। वो आपने मुझे 5 मिनट में दे दिया। मेरे ख्याल उसके सारे दौर में 100 से करीब लोग आए होंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं बिजनेस कम्युनिटी का एक ज़िम्मेदार हूँ और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2.5 साल पहले ख़त भेजा था कि फेडरेशन आपसे मुलाकात कर रही है। 2.5 साल में मुझे टाइम नहीं दिया गया, फेडरेशन को नहीं दिया गया। और मुझे लोग आते हुए मैं गेट पर खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ आ जाओ अंदर। तो ये कौन फैसला करेगी? थैंक यू सो मच। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि कौम फैसला करेगी कि मुल्क को इस नहज पर किसने पहुंचाया। मुल्क में इस वक्त बहुत से बहरान है जिसे ख़त्म करना होगा, जबकि दूसरी जानिब कराची में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। उसमें इंपोर्ट हो रही थी और हमारे जो फूड रिलेटेड आइटम्स हैं तो उसको हमने टॉप प्रायोरिटी भी रखा। इसलिए फार्मास्यूटिकल के आइटम्स हैं जिसमें मेडिसिन्स भी हैं, उसमें मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट भी है, तो इसको भी हमने वो फर्स्ट कैटेगरी में रखा। फिर हमने एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट्स, आप सब जानते हैं कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ऑयल है, गैस है, कोल के जो हमारे पावर के लिए यूज़ होते हैं, तो ये इसको हमने सेकंड कैटेगरी में रखा। फिर आपको पता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स होंगी तो हमारे इनफ्लोज जो हैं वो बेहतर होंगे और उसके नतीजे में हम और ज़्यादा इंपोर्ट्स कर सकेंगे। तो फिर हमने उसके ऊपर भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए उनके लिए भी कुछ हमने प्रायोरिटी सेट की और हमने कहा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो जो इंपोर्ट्स करेंगे तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाए ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखें और उसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो ये इसके अलावा हमने जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है, क्योंकि बहुत सारी हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड होती हैं और अगर हमारी जैसे डोमेस्टिक एग्री इंडस्ट्री है वो अगर अफेक्ट होगी तो उसके नतीजे में हमें और ज़्यादा इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो उस चीज़ को, उस इशू को एड्रेस करने के लिए हमने जो एग्री इंडस्ट्री है उसको भी प्रायोरिटी में रखा ताकि हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, सीड्स हैं और दूसरी एग्री इनपुट्स हैं उनको जो है वो हम अभी किसी ने यहाँ पे बात भी की थी कि एग्री इनपुट्स हम और सीड को नहीं अलाउ करेंगे तो फिर हमारी एग्री प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होगी और उसकी वजह से फिर और इम्पोर्ट्स का प्रेशर बढ़ेगा। तो हम इन चीज़ों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं और इसीलिए एग्री इनपुट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उसकी प्रायोरिटी भी हमने बहुत हाई रखी हुई है। और फिर उसके बाद जो अगर हमारी कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट है वो तभी बिल्डअप होगी जब हम और जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि अगर बल्क ऑफ द मशीनरी ऑलरेडी आ गई है, कोई 75% उससे ज़्यादा मशीनरी लग चुकी है और कुछ मशीनरी अभी आने वाली है, तो हम उसको भी फैसिलिटेट करें और उन प्रोजेक्ट्स की टाइमली कंप्लीशन करवाएं ताकि उसके नतीजे में वो प्रोजेक्ट्स जब कंप्लीट हो जाएं तो फिर उस से एक्सपोर्ट्स होना शुरू हो जाए। तो एक हमने
یہ کہا کہ 25% تک اگر کچھ پروجیکٹس جو انڈر کنسٹرکشن ان کی مشینری نہیں آئی تو بھی بینکس اس کو پرائرٹی دیں تاکہ وہ مشینری بھی آ جائے اور پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں. تو یہ چیزیں تو ہم نے پرائرٹائز کرنے کی کوشش کی اور پھر ہم نے کہا کہ اس کے بعد بینکس کے پاس لیکوڈیٹی اگر اویلیبل ہوتی ہے اور ہمارے پاس فردر انفلوز آتے ہیں اور ایف ایکس اویلیبل ہے تو باقی چیزوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں. اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ہماری یہ انٹینشن تھی یا ہے کہ باقی انڈسٹریز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. سب اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹس ساری امپورٹنس ہیں اور کسی نے ٹائرز کی بات کی, ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر یا ٹمبر ہے فار انسٹنس یا اور بہت سارے دوسرے اسٹیل ہے تو یہ ساری امپورٹس اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے ان کی ہے اور ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن کرنا ہے اپنی کیپیسٹی جو ہماری ہے اور جتنے ہمارے پاس انفلوز ہیں اس کے اندر رہ کے. ظاہر ہے کہ ڈالرز ہم لوکلی تو نہیں ہمارے پاس اویلیبل, یہ کہیں نہ کہیں ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اپنے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ, اور اس میں ریمیٹنسز ہیں, ہمارے ایکسپورٹس سے ریلیٹڈ انفلوز ہیں اور باقی ہمارے جو فورن لونز ہیں اور دوسری چیزیں. تو جیسے جیسے یہ انفلوز آتے ہیں تو ہماری کیپیسٹی ٹو سپورٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے ہم اپنی کیپیسٹی کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ جو امپورٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹولی انٹرونشن کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ریزنیبل لیول پہ رہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ڈسکشن ہوا ہے اس میں بہت سارے بڑے اچھے اچھے پرپوزلز ہیں. ہم ان کو بالکل, میں نے خود بھی نوٹ کر لیا, ہماری ٹیم نے بھی نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ کہ ہم ہر ایک پرپوزل کو بالکل بہت کیئرفلی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ایکشن پلان بنائیں گے اور بہت جلد بنائیں گے. آپ یہ بالکل بھی نہ سمجھیے گا کہ میں آؤں گا تو پتہ نہیں پھر دوبارہ اس پہ کوئی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارے لیے اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے اندر میں آپ کو یہ ایشور کرواتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہے سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں اور ہمیں بالکل اس چیز کی بہت تکلیف ہے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی جو ہے جو سفر کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے. تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں ہے. ابھی ٹمبر ایسوسی ایشن کے ریپرزینٹیٹیو نے بات کی تو مجھے خود اس چیز کی بہت تکلیف تھی کہ وہاں پہ وہ آئے اور ان کو وہاں پہ اس لیول تک جانا پڑا. لیکن آپ بالکل اس چیز پہ مطمئن رہیں کہ آپ جہاں بھی بزنس کر رہے ہیں آپ کے پرپوزلز اور سجیشنز اور جو ایشوز ہیں وہ ہمارے پاس بھی بہت سارے کمیونیکیشن کے چینلز بھی ہیں اور بہت سارے ہمارے لوگ بھی مختلف لیول کے اوپر انٹریکشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان کو بالکل غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی جو آپ نے سرکولر ایشو کیا تھا اس میں دو چیزیں اور جو ابھی ادھر بار بار ریپیٹڈلی یہ پرپوزل آ رہا تھا کہ ہمیں 365 ڈیز کے اوپر جو ہے وہ الاؤ کرنا چاہیے. تو یہ آپ ہی کی سجیشنز تھی